हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। अभी तक उसके अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है और रिएक्शन किस किस तरह की होती है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा बहुत बताया था मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि रेडॉक्स वर्ड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इस वर्ड को मैंने दो पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया। RED रेड, जिससे मैंने बनाया रिडक्शन, OX से बनाया मैंने ऑक्सीडेशन। इसका मतलब आपको इस तरह याद रख लेना है, इस वर्ड से ही अगर पूछता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है और ये दोनों केमिकल चेंज हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि रिडक्शन तो हो रहा है ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, या फिर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, कभी अकेले नहीं मिलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पहली चीज क्लियर है, डेफिनेशन। अब सर आप बोलोगे कि सर हमें तो यही नहीं पता कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा दोनों चीजें साथ साथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो इनकी डेफिनेशन अगर हमें पता चल जाए तो फिर इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, मैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऑक्सीजन ऐड होती है और हीट करते हैं तो इसका मतलब बर्निंग हो जाती है, इसको तो कंबशन भी बोलते हैं। अगर किसी चीज को आप जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन ऐड होगी, उस चीज को बोलेंगे हम कंबशन। कंबशन मतलब जलाना, ठीक है। लेकिन कंबशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कंबशन जो है वो एग्जांपल किसका है, ऑक्सीडेशन का ही है। तो अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, इसका मतलब वहां पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज, अगर किसी जगह से ऑक्सीजन हट रही है, बाहर निकल रही है, रिमूवल हो रहा है किससे, किसी भी जगह से ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब उसको बोल देंगे रिडक्शन। ऑक्सीजन और रिडक्शन जस्ट उल्टे हैं और साथ साथ होते हैं हमेशा। ठीक है, अगर किसी जगह ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन। और जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो भाई, एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर मैं जिंक ऑक्साइड के साथ करा देता हूँ तो क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, वो जिंक को बाहर निकाल देती है और खुद अपना कंपाउंड बना देती है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, और यहां से बनता है साथ में जिंक। अब मैं जो चीज पढ़ाई अभी आपको, वो चीज आप इसके अंदर नोटिस करने की कोशिश करो। क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि कहीं ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, दिख रहा है कहीं ऐसा, मेरे को दिख रहा है। देखो ये एल्यूमिनियम था, अकेला था, अब इसने क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई कि नहीं हुई, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का क्या हो गया, यहाँ पर एल्यूमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दिखा कि नहीं दिखा। अब अगर ऑक्सीडेशन आ गया तो रिडक्शन भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन था और जिंक ने ऑक्सीजन को खो दिया, रिमूव होगी वहां से ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यहाँ पे ZnO से Zn के अंदर कन्वर्ट होने के टाइम पे क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। ये एग्जांपल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई रिएक्शन इस तरह की दे रखी हो तो आप बता सकते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किस तरह चेक करेंगे, हम चेक करेंगे भाई कोई ऐसी जगह है क्या जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है और दूसरी जगह ऐड हो रहा हो। अगर ऐसा मिल गया तो बहुत इजी हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करना। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, यही रिएक्शन किसका एग्जांपल भी है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी है। फटाफट इस एग्जांपल को नोट करो, मैं दूसरा एग्जांपल फिर आपके सामने दे रहा हूं।
देखो कि नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम क्या करते हैं, कॉपर को जलाते हैं, आपने देखा होगा कॉपर की वायर कई बार जल जाती है, तो किस तरह की हो जाती है, वो ब्लैक कलर की वायर बन जाती है। तो एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक के अंदर, एक्टिविटी है या फिर एग्जांपल दे रखा होगा कि कॉपर को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, जब कॉपर को बर्न करेंगे या किसी भी चीज को बर्न करेंगे, किसी भी एलिमेंट को बर्न करेंगे, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, मैंने अभी बताया, कॉपर जलता है तो किस कलर का बनता है, वो बनता है ब्लैक कलर का। किस कलर का बनता है, ब्लैक कलर का। तो इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से अगर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाए, अगर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से, ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड पाउडर के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराई जाए तो क्या होगा, यहां से कॉपर जो रहता है वो अलग हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले जाता है। हाइड्रोजन और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, खुद रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से हम बोलते हैं यहां से कॉपर अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर कलर कैसा होता है, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। याद रख लेना है, कॉपर का कलर कैसा रहेगा भाई, रेडिश ब्राउन कलर रहेगा। तो आपको एक्टिविटी दे रखी है कि कंपाउंड जिसको जलाते हैं तो उसका कलर ब्राउन से कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अगर उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराई जाए तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा से वो ब्राउन कलर के अंदर, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। तो पहचानो वो कौन कौन से एलिमेंट है, रिएक्शन लिखनी है। तो पहली तो सभी लिख सकते हैं, कॉपर को जलाया है Cu+O2, इससे बन गया CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। दूसरी चीज, अगर इस कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर के पाउडर से के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो वापस से ब्राउन कलर का कंपाउंड हमें मिल जाता है, ब्राउन कलर सब्सटेंस हमें मिल जाता है, वो हो गया Cu। अब इसके अंदर पहचानना है कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अभी है इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का हो गया यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। और दूसरा, ये H2 अकेला था, अभी इसके पास आ गया ये ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर, दो एग्जाम्पल क्लियर है। इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान सकते हो, तो फटाफट इस एग्जाम्पल को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेथड जो आता है रेडॉक्स रिएक्शन को चेक करने का, वो है हाइड्रोजन के बेस पे चेक करना। तो ये बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर अब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो वहां कैसे चेक करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। तो दूसरा तरीका जो आ रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन का। हमने बोला जहां ऑक्सीजन ऐड होगा उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो जहां हाइड्रोजन ऐड होगा उसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन। यहां पे लिख देता हूं मैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद जहां ऑक्सीजन बाहर निकलता था उसको रिडक्शन बोलते थे, अब हाइड्रोजन जहां बाहर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके वजह से हम बता सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही सब्सटेंस जो है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि H2O को जब तोड़ा जाता है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, वहां पे दो गैसेज बनती है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। ये दोनों गैसेज जो रहती है बन जाती है। अब इसके अंदर इस H2O में से ही H2 यहां बाहर निकल गया और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ठीक है, किसको ऑक्सीडेशन बोले, किसको रिडक्शन बोले। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ना तो हाइड्रोजन मिलती है ना ही ऑक्सीजन मिलती है, तो वहां पे क्या करेंगे, तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। डरने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो रहता है उसके अंदर हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, उसके अंदर हम चार्ज को यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना कि ऑक्सीडेशन के अंदर चार्ज बढ़ जाता है, रिडक्शन के अंदर चार्ज कम हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम चार्ज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, जहां चार्ज बढ़ेगा उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। जहां चार्ज कम हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन। अब हमें कैसे पता चले कहां पे कितना चार्ज है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि जहां पर सारे एटम एक ही तरह के होते हैं, सारे एटम जहां एक ही तरह के होते हैं, जैसे H2 के अंदर सारे एटम हाइड्रोजन के होंगे, O2 के अंदर सारे एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। H2O के अंदर क्या सारे एटम एक जैसे होंगे, नहीं, यहाँ पर दो तरह के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं, अगर एलिमेंटल स्टेट मिल रही है,
एलिमेंटल स्टेट के अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज कितना रहता है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पे यहाँ पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज, ऑक्सीजन पे भी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ये चीज क्लियर होगी। एक एग्जांपल और भी लिख लेता हूँ, उससे आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लो साथ साथ, दोनों एग्जांपल से साथ साथ समझते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, इससे बन गया ZnCl2 प्लस Cu। इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन है, इसके अंदर दोनों, इसके अंदर ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, इसके अंदर कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज यूज करेंगे। पहली चीज तो ये देखो कि इसके अंदर किसके ऊपर चार्ज 0 है। कोई ऐसा है जिसके अंदर एक ही तरह के एटम है? जिंक के अंदर एक ही तरह के एटम है, इसका चार्ज 0। कॉपर के अंदर एक ही तरह के एटम है, इसका चार्ज 0। क्लियर? अब जिनके अंदर एक जैसे एटम नहीं होते वहां पर क्या रहता है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिले, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये तो पता ही है, जो आगे रहता है उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जो पीछे रहता है उसके ऊपर कैसा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो अगर मैं पूछता हूँ बताओ कि कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आप बोलोगे सर कॉपर के ऊपर +1 या +2 दो तरह का चार्ज मिल सकता है। यहाँ पे कितना चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। जिंक के ऊपर कितना चार्ज होगा, सर जिंक के ऊपर तो +2 चार्ज ही होता है, तो इसका मतलब जिंक के ऊपर तो +2 ही चार्ज हो सकता है जब वो कंपाउंड बनाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर अगर हाइड्रोजन स्टार्टिंग में आएगा तो +1 चार्ज है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, जो वैलेंसी होती है वही आपको चार्ज लिखना होता है, -2। पीछे आया तो माइनस का रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। ये मत सोचना कि 2 क्लोरीन और -2 वगैरह होता है, हमें तो एक का ही नोट करना है। क्लोरीन जो था यहाँ पर भी -1 चार्ज इसके ऊपर रहेगा। कॉपर के ऊपर चार्ज कैसे निकालेंगे? अगर डायरेक्टली ऐसा कुछ हमें मिल जाता है जहाँ पर एक ज्यादा चार्ज होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आयरन के कंपाउंड के अंदर आयरन पे +2 चार्ज भी मिल सकता है, +3 चार्ज भी मिल सकता है। वो कैसे पता करेंगे? उस कंपाउंड के ऊपर तो कोई टोटल चार्ज नहीं था, CuCl2 फॉर्मूला लिखा, उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था, तो कॉपर का चार्ज यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉपर का चार्ज X जो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस इन सारे क्लोरीन का चार्ज, ये सारा मिला के 0 हो रहा है। इसका मतलब CuCl2 पे कोई चार्ज नहीं है। एक क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है, 2 क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इधर क्या बन जाएगा, +2। कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पर, +2। इस तरह अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज, तो अब देख लो किसके ऊपर चार्ज कम हो रहा है, किसका चार्ज बढ़ रहा है। जिंक के ऊपर कितना चार्ज था, 0 चार्ज था, यहाँ पे कितना हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, चार्ज बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था, यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, 0 चार्ज हो गया। कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का हो गया रिडक्शन। क्लियर है? यहाँ पे बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, +1 से 0 में आ गया, रिडक्शन हो गया, -2 से 0 में चला गया ऑक्सीजन, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं भाई, अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में मिल रहा है तो चार्ज उसका 0 हो जाएगा। अगर वो कंबाइंड स्टेट में है, कंपाउंड की फॉर्म में है, तो वहां पर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, किसी को नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कंपाउंड स्टेट अगर मिल रही है आपको किसी की, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टार्टिंग में जो आते हैं उनको पॉजिटिव चार्ज रहता है, पीछे जो आते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। जो वैलेंसी आपने पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर या फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको वैलेंसी याद करने को बोला था, वो चीजें यही होती है। ठीक है, क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो, रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है डेली लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो 2 एग्जांपल हम उठाने वाले हैं। पहला जो एग्जांपल रहेगा वो है कोरोजन, और दूसरा जो एग्जांपल रहेगा वो कौन सा है, वो है रेंसिडिटी। तो पहला एग्जांपल देख रहे हैं, कोरोजन क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ जब आप किसी मेटल को, फॉर एग्जांपल लोहे को, जब आप किसी खुली जगह पे छोड़ देते हैं, जहां उसको नमी भी मिल रही है, जहां उसको हवा भी मिल रही है, धूप भी मिल रही है, सारी चीजें उसको मिल रही है, तो वहां पर क्या हो जाता है, उस लोहे की चीज के ऊपर क्या आ जाती है, एक परत आ जाती है, एक लेयर आ जाती है। वो लोहा नहीं होता है, क्या होता है, रस्ट, जंग होता है वो। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई है। इसी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक एग्जांपल है किसका, कोरोजन का। तो जब आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है तो वो किस कलर कंपाउंड बनता है, ब्राउन कलर का कैसा बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। तो आयरन के अंदर कोरोजन जब होगा तो वहां से रस्ट बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा रस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जो रस्ट रहेगा उसका फॉर्मूला होगा
आयरन का ऑक्साइड, यानी आयरन को एक तो ऑक्सीजन चाहिएगी Fe2O3 और साथ साथ .XH2O और वाटर मिल सकता है उसको। अगर आप उसको पानी के अंदर भिगो के रखोगे तो उसको पानी ज्यादा मिलेगा। अगर आप उसको खुले में छोड़ रहे हो खाली, तो जो हवा की मॉइस्चर रहती है वहीं से वो स्टीम की फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगी, उसकी रस्टिंग हो जाएगी, तो वाटर वहां पे कम रहेगा। तो एक्सी वैल्यू भी फिक्स नहीं होती। आयरन को अगर ऑक्सीजन और वाटर यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है, ब्राउन कलर का रस्ट लग जाता है उसके ऊपर। और किसी मेटल के अगर कोरोजन की मैं बात करता हूं तो हम कॉपर के अंदर, सिल्वर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, इनमें कॉमनली देखते हैं कि इनका भी कोरोजन होता है। जैसे हम बोलते हैं कि कॉपर जो होता है, अगर आप उसके किसी बर्तन को छोड़ देते हैं काफी टाइम तक बिना यूज किए, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर आती है, क्या होता है, ये जो कंपाउंड होता है ये एक्चुअल में होता है कॉपर का कार्बोनेट, कॉपर का कार्बोनेट। और साथ साथ ये किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, CuOH2। ये तो होता है पूरा फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉपर के कोरोजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो बन जाता है क्या, हमारा कॉपर का कोरोजन का फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉपर को क्या क्या चीजें चाहिए अगर उसका कोरोजन होना है, तो कॉपर को चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए नमी, मॉइस्चर चाहिए। इन दो चीजों की प्रेजेंस में कॉपर का कोरोजन हो जाता है। सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं, चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है कुछ टाइम के बाद, इसलिए उसको वॉश कराना पड़ता है। इसका मतलब सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का कोरोजन उसके ऊपर आता है, और इसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा Ag2S। सिल्वर का सल्फाइड बन जाता है। क्लियर, सिल्वर का सल्फाइड आता है, ब्लैक कलर का बनता है ये, और ये सिल्वर के कोरोजन का एग्जांपल है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर सिंपल उनके ऑक्साइड बनते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम जो है वही जब उसको बर्न किया जाता है रिबन को, तो उससे पहले उसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जब एटमॉस्फेयर के अंदर खुला पड़ा रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर, उसके ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, और जब आप बर्निंग करते हो तो हमें तो मैग्नीशियम की बर्निंग करनी है, ये MgO में जलने लग जाएगा, ये नहीं जलाना है। ठीक है, तो इस तरह से कोरोजन के बहुत सारे एग्जांपल हमें डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब किसी मेटल को खुले में छोड़ दिया जाता है, ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, तो वो किसी गैस के साथ, मॉइस्चर के साथ या किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है और उनका सरफेस जो रहता है वो ऊपर से कटने लग जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। दूसरा जो एग्जांपल हम लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन का, वो आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है कि जब हम ऑयली फूड को क्या कर देते हैं भाई, खुले के अंदर छोड़ते हैं, तो उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है। अगर कोई पूछे कि रेंसिडिटी कैसे रोकी जाए, तो रेंसिडिटी को रोकने का तरीका क्या है, आप उस फूड को या तो भी ऐसे एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखो जहां हवा ना घुस सके। पहली चीज, हवा का मतलब वहां पर ऑक्सीजन चली जा रही है, तो उस ऑक्सीजन का जो रास्ता है वो हमें कट ऑफ करना है। ठीक है, तो एक तो ये रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, उनको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि हम कोई अनरिएक्टिव गैस उनके साथ पैक कर सकते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट्स के अंदर एक गैस आती है, कौन सी गैस आती है, नाइट्रोजन गैस आती है, जिसकी वजह से वो फ्रेश रहते हैं बहुत सारे टाइम के लिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी एक गैस आती है, कौन सी गैस आती है, उसके अंदर होती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जितना भी सोडा वगैरह रहता है सभी के अंदर क्या रहती है, CO2 गैस रहती है। फूड को फ्रेश रखने के लिए हम क्या करते हैं, अनरिएक्टिव गैस रहती है, उसके साथ हम उसको पैक करते हैं। एक तरीका और भी है कि हम फूड को क्या करते हैं कि भाई लोअर टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं। टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा किसी चीज के खराब होने की टेंडेंसी उतनी बढ़ती जाएगी। रेंसिडिटी का मतलब वही होता है, स्मेल आने लग जाएगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा खाने का। तो हम क्या करते हैं, उसको लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं। इस तरह कुछ मेथड रहते हैं रेंसिडिटी को रोकने के। अगर पूछते हैं कि कोरोजन को कैसे रोका जाए, मेटल को खराब होने से, डिके होने से कैसे रोका जाए, तो उसके तरीके क्या क्या है। घरों के अंदर हम लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ऑयलिंग करते हैं, मशीनों की ऑयलिंग की जाती है या उनके ऊपर पेंट किया जाता है। एक पॉइंट बन गया, या तो हम ऑयलिंग करेंगे या पेंट करेंगे उनके ऊपर। और क्या तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि हम मेटल को क्या कर लेते हैं, प्योर मेटल यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उसका एक एलॉय बना लेते हैं। ठीक है, एलॉय बनाने से क्या होता है, जैसे लोहे से हमने स्टील बना दिया और स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता।
है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मेटल्स को एलॉयज में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी उनके जो कोरोजन की टेंडेंसी होती है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं, हम अनरिएक्टिव मेटल्स की लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे कि जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं किसी मेटल के ऊपर, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा क्रोमियम की अगर प्लेट चढ़ा देते हैं उसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। एल्यूमिनियम जो रहता है उसकी एनोडाइजिंग कर दी जाती है। इसके बहुत सारे और भी मेथड होते हैं जो आप थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो इस चैप्टर के अंदर फिलहाल इतना ही, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, इसके सारे क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं एनसीईआरटी से मिलते हैं, कोई और बुकलेट मिलती है आपको, वहां से करने की कोशिश करो। हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।